मुझे शादी के नाम से डर लगता था, क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था वो मुझसे डराता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर भी मेरी शादी कर दी गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी बेतसहां रो रही थी। हालांकि आज मेरी शादी की पहली रात थी और इस रात हर लड़की बहुत अरमान और सपने सजाकर अपने पिया के घर आती है। नई जिंदगी में नई खुशियों का इंतजार में रहती है, लेकिन मैं बेहद ही परेशान थी। मैं इस कदर परेशानी का शिकार थी कि पति के आने का सोच कर ही मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं, जहां मेरा पति मुझे देख ना सके। काश यह सब कुछ मेरी आंखों से गायब हो जाए। मेरा दिल इस वक्त किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। बदहवासी की वजह से मेरे हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। डर के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। मैं उसमें आए तो देखकर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। डर के मारे मैंने अपनी बेड की चादर को अपने हाथों से दबोच लिया था। मैं किसी तकलीफ से गुजर रही थी, यही मैं ही जानती थी। जैसे जैसे मेरा पति मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। आकाश मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक मेरे हसीन चेहरे की बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जैसे ही उसने अपने हाथ मेरे हाथ पर रखा तो उसने इतना ठंडा पाकर कहने लगा, क्या बात है आलिया, तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो? अब मैं उसे क्या बताती कि मुझे शादी से डर लगता था। मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा कुछ नहीं। वो कहने लगा, फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैं धीरे धीरे कहने लगी, मुझ पर इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैं धीरे से कहा, मुझे इस रिश्ते से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और मेरे हाथ थाम कर मुझे तसल्ली देने लगा। कहने लगा, परेशान मत हो। मैंने कहा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वह कहने लगा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा, मुझे बहुत डर महसूस हो रहा है कि पता नहीं कैसे सब कुछ होगा। वह कहने लगा कि देखो, इसका एक ही हल है मेरे पास। मैंने पूछा, वो क्या? मेरी इस बात को सुनकर उसने मेरे हाथों को थामकर मुझे तसल्ली दी और उसके बाद उठकर खड़ा हो गया। अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और एक मेडिसिन लाकर मुझे थमा दी। साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा, ये गोली खा लो। मैंने कहा, यह कैसी दवा है? आकाश कहने लगा, तुम्हारी तमाम परेशानियों से हल है इस गोली में। आकाश की बात को पे समझ नहीं पा रही थी। मैं सोने लगी। आखिर मेरी परेशानियों का हल यह गोली कैसे हो सकती है? खैर, डर कर इस कदर ज्यादा था कि मैं कुछ भी करने को तैयार थी। और जब आकाश ने विश्वास दिलाया कि यह गोली खाने के बाद तुम्हारा सारा डर और परेशानी खत्म हो जाएगी, तो मैंने वह गोली खा ली। आकाश मेरे करीब आने लगा और उसने मेरे दोनों हाथों को थाम कर अपने होठों पर लगाया था। मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार वह करने लगा, लेकिन मैं यूं ही जैसे मेरे शरीर में कंपन पैदा हो चुका था। धीरे धीरे आकाश ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया था और मैं डर के मारे अपना आपा उससे छुड़वाने लगी थी। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में खुमारी सी उतरने लगी। धीरे धीरे मैं नींद की आगोश में जाने लगी। चाहकर भी मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से कुछ ही दिन पहले मेरी सहेलियों ने मुझे लेकर बैठ गई थी और जो कि पहले से शादीशुदा थी। मुझे कहने लगी, कुछ दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है और इसलिए जरूरी है तुम हमसे इस रिश्ते के बारे में कुछ जान लो। शादी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए जब मेरी दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे इस रिश्ते से कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि उनके बताने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने लगी, पति अपनी पत्नी पर शादी की पहली रात बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और तुम तो खैर मनाओ। तुम्हारा हसीन रूप देखकर तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या कहकर वह चुप हो गई और मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक धक करने लगा। उसकी अतपूर्णा बातें मेरे दिमाग और मेरे होश दोनों उड़ा चुकी थी। शादी की रात का जो नक्शा मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था, मुझे अब उस रात से डर लगने लगा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब हो रहे थे, मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं छुप जाऊं। इसलिए शादी की रात अपने पति के आने पर मैं बेहद ज्यादा डरी और घबराई हुई थी। पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन आकाश ने मेरी बातों को सुनकर उसे समझने की कोशिश की थी। उसने शायद मुझे नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ देर से सो जाऊं। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद ही नहीं थी। इतना एहसास था कि मेरे पति मुझे अपने हक वसूल कर चुका था, लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच थी उस तक नहीं पहुंच सकती थी और उस अभी तक अनजान थी। और जो बाद में मुझ पर खुलने वाला था कि शादी की पहली रात मेरे साथ क्या हुआ था। खैर, जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा शरीर दर्द
से करवट बदली थी। मेरा कमर में दर्द की लहर सी उठने लगी और मैं दर्द से कराह उठी। मेरे साथ लेटा मेरा पति फौरन से उठ बैठा। कहने लगा, क्या हुआ आलिया? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, शरीर में बहुत दर्द है। याद करने के बावजूद भी मुझे यह रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। चाह कर भी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर को। मैंने बेड पर नजर दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थी। मैंने मुश्किल से अपना तकिया बेड के साथ लगाया और हाथों को बेड पर रखकर मुश्किल से उठकर बेड के क्राउन से टैक लगाकर बैठी थी। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे पति ने रात को मेरे साथ प्यार मोहब्बत वाला व्यवहार बिल्कुल नहीं रखा था। और फिर मैं सोचने लगी कि हाँ, इसने मेरे साथ अच्छे से अपना वसूल किया है। अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसलिए दर्द की तेजी सी वजह से मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मुझे यूं रोता देखकर आकाश भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो, यह सब तो होता ही है, तुम्हें अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए। और वैसे भी शादी की पहली रात थी तो तुम्हें ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इस बात की आदत पड़ जाएगी। और फिर जब पत्नी खूबसूरत हो तो तुम रात को बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे लगा कि अगर तुमने मेडिसिन ना दी तो तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दोगी और मैं अपने यह रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह कहकर वह उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपने शरीर इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि उठकर खड़ी हो जाती। आकाश घर पर अकेला रहता था। उसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। पहले तो मेरे माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। कहने लगे, अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी कि लड़का अच्छा खासा कमाता है अपने घर, अब अगर उसके माँ बाप जिंदा नहीं है तो इसमें उसका क्या दोष है। आपने अच्छी तरह छानबीन तो कराई है, इस रिश्ते में किसी ना कोई भी बुराई या कमी नहीं निकाली है। अच्छा है, मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। आकाश जब नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो, मेरे घर में तुम्हारी सेवा करने के लिए फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए घर तुमको ही संभालना है। मुझको उसकी इस बात पर एतराज ना था, लेकिन मुझे अपने आप पर वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं उसका नाश्ता बना सकती। वह अपनी बात कहकर कमरे से जा चुका था कि जल्दी से उठकर बाहर आओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी कमर टूट चुकी है। कमर पर हाथ रखा, नहा धोकर कमरे से बाहर गई। बाहर लाउंज में ही बैठा फोन पर किसी से हंसकर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें कह रहा था उसने मुझे शर्म से पानी पानी किया। वह गुजरी हुई रात के पल ना जाने किसके साथ शेयर कर रहा था, वह भी बड़े ही बेशरम अंदाज में। मुझे आकाश का इस तरह अपनी पर्सनल बातें किसी शेयर करना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं पहली रात की दुल्हन थी, इस तरह से अभी आकाश से कुछ भी कह नहीं सकती थी। मैंने सोचा मैं आकाश को बाद में कहूंगी कि इस तरह की बातें बाहर ना बताए किसी को। मैं फ़ौरन से नज़र झुकाए किचन में चली गई थी। मुश्किल से ही मैंने अपना और आकाश का नाश्ता बनाया। नाश्ते के बीच मैंने झिझकता हुए आकाश से यह बात कही कि मैंने कहा कि आकाश, मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए शायद आज रात को आपको समय ना दे सकूं और प्लीज़ आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। आकाश उस समय चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कप होठों के करीब जाते जाते रुका था। कहने लगा, देखो, तुम्हारे इस तरह के एक्सक्यूज नहीं सुन सकता। मुझे हर सूरत जल्द औलाद चाहिए, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ हुआ क्या था, लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी, मैं शायद इस काबिल नहीं थी कि मैं दोबारा उसी तकलीफ को झेलती। लेकिन मेरे सामने खड़ा इंसान मेरी हर तकलीफ से बेखबर बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लिया हो। रात को फिर आकाश ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा मुझे नहीं खानी। वो कहने लगा यह नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा फिर ये किस चीज़ की दवा? कहने लगा ये जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने की दवा है। यह सुनकर मैं कुछ देर तो उसकी शक्ल देखते रह गई। आखिर उसे किस बात की जल्दी थी? मेरी शादी की कौन से 4-5 साल बीत चुके थे। अभी तो शादी के 4 दिन भी नहीं गुजरे हैं और ना ही मेरे सास ससुर जिंदा बैठे थे जिन्होंने पोता पोती गोद में खिलाने की जल्दी थी। आखिर वह इतनी जल्दी क्यों कर रहा था?
वो मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने की दवा क्यों दे रहा था। मैंने कहा आकाश अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे हैं, आराम से 2-4 साल बच्चा प्लान करेंगे, अभी तो खुद ही हमारी मौज मस्ती के दिन है। वो कहने लगा मुझे कुछ नहीं जानता, शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मुझे कितनी जल्दी है बच्चे की, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, शादी से ज़्यादा मुझे बच्चों की ख्वाहिश थी और इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी कि जल्द से जल्द शादी हो और मेरे घर में भी जल्द से जल्द बच्चे आए। वो मुझे इतनी जल्दी बच्चों की माँ बनाना चाहता था, नन्हे मुन्ने से बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। मैं नहीं चाहता कि समय बर्बाद हो, कि 1 साल पहले मैं ये देखता रहूं कि तुम्हें औलाद होती है या नहीं और फिर तुम्हें उसके बाद दवा खिलाऊं। यह कहकर उसने वो मेडिसिन मेरे मुंह में डाल दी और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वह दवाई अपने अंदर उतार ली थी, लेकिन मुझे हैरत इस वक्त हुई जब पिछली रात वाली बेहोशी मुझ पर फिर से छाने लगी। उस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं यह बात सोचती कि मेरे साथ अगर यह दूसरी दवा थी तो मुझे नींद क्यों आ रही है, मुझ पर क्यों इतनी बेहोशी सवार हो रही थी और फिर मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। मैं दोबारा से नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी। बेहोशी की आलम में भी मुझे अपनी सिसकारियां अपने कानों में सुनाई दे रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। दर्द की इतनी तेजी थी कि गहरी नींद के बावजूद मैं रो रही थी। फिर सुबह मेरी आंख दर्द की वजह से जल्दी खुल गई थी और उस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैं आकाश को उठा दिया और मैंने कहा मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे सहन नहीं जा रहा, भगवान के लिए मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। लेकिन वह जुझलाहट से कहने लगा अभी 2 दिन में नहीं चढ़ा, तुम क्या मेरी नींद का सत्यानाश कर रही हो, मैं तुम्हें पेन किलर दे देता हूँ, तुम वही खा लो। उसने मुझे एक और दवाई दी जिसे खाकर मेरे दर्द में बस थोड़ा सा फर्क हुआ था और मैं दोबारा सो गई थी। लेकिन जैसे ही सुबह उठी दर्द फिर उठने लगा। अब तो यह रोज का रूटीन मेरा बन चुका था कि मुझे दर्द होता ही होता था। लगातार 8 दिन में ऐसी ही तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन आकाश को जैसे मेरी किसी तकलीफ का कोई एहसास ही नहीं था। एक दिन वह ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा मुझे माँ के घर छोड़ दो, मुझे आकाश से दूर रहने का बस यही बहाना सूझा था। वो कहने लगा सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक मेरी औलाद नहीं हो जाती मैं तुम्हें कहीं भी नहीं भेजूंगा। मुझे समझ नहीं आती थी आखिर उसे बच्चे की इतनी जल्दी क्यों होती है। बच्चे को होना ही या नहीं होना मेरे बस में तो नहीं था। 8 दिन में ही मेरा ये हाल हो चुका था, मैं चल फिर नहीं पा रही थी, पेन किलर खाकर भी। अब तो मैं मैदा भी डिस्टर्ब हो चुका था। मैं आकाश से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती तो वह इस बात से भी मना कर देता, डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देगा। लेकिन इस बार जैसे ही वैसे घर से बाहर गया मैंने अपनी माँ को बुला लिया और उनके साथ एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उसे कमर दर्द और अपना पेट के निचले हिस्से का दर्द का कहा और मेरे हाथ अब भी मेरे पेट पर ही था। मैं 8 दिन से लगातार यह तकलीफ सह रही थी। मेरी डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो अपनी कानों के हाथ लगाने लगी और जो बात उसने मुझे बताई वह सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई थी। मैं आंखें फाड़ डॉक्टर की बातें सुन रही थी। उसने कहा दिया था सच नहीं हो सकता। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने सर हिलाया और मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो कहने लगी मेरे पास ऐसा बहुत से केस आते हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वह मुझसे पूछने लगी कि तुम उस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा पति तुम्हारे करीब आता है। मैंने ना में सिर हिला दिया, क्योंकि आकाश तो रोज मुझे जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने की दवा देता है और जिसको खाते ही मैं गहरी नींद में चली जाती थी। लेकिन जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही थी, मुझे उसकी बात सुनकर आकाश पर शक होने लगा था और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी। डॉक्टर से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी जो वह मुझसे झूठ बोलती या आकाश के खिलाफ मेरे कान भरती। वह एक डॉक्टर थी और उसका पैसा सिर्फ अपने मरीज का चेकअप करना था और उनके इलाज करना था। उसने वही बात बताई होगी जो मेरे साथ हुआ है। मेरे पास डॉक्टर की बात पर विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। मेरे दिल में अब आकाश के लिए शक पड़ चुका था। डॉक्टर कहने लगी अब अगर तुम्हारे पति को तुमसे मोहब्बत है तो वह तुम्हें नींद की गोली नहीं देगा क्योंकि तुम्हारे करीब आता है। उसकी वजह क्या है? इस तरह के सवाल सुनकर मुझे आकाश पर और भी शक होने लगा था। लेकिन मैं यह कैसे जान सकती थी कि क्या सच है, क्योंकि मैंने उससे पहले भी कई बार वह मेडिसिन खाने से इनकार कर चुकी थी, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनता था। जबरदस्ती वह मेडिसिन मेरे मुंह में डाल देता और पानी का गिलास मेरे होठों पर लगा देता। डॉक्टर कहने लगी अच्छा करो तुम उस मेडिसिन का नाम बताओ। तो मैंने सोचा उस मेडिसिन के बारे में कुछ पता ही नहीं।
आज तक आकाश ने मुझे वह मेडिसिन दिखाई ही नहीं थी। वह तो अपनी अलमारी में से दवा निकाल कर मुझे देता था, लेकिन जब मैंने यह बात लेडी डॉक्टर को बताई तो वह हंसने लगी, कहने लगी, ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हारा पति इतना छुपा कर रखता है और रोजाना तुम्हें इनकार करने पर भी तुम्हें खिलाता है। तुम अपने पति की हरकतों पर नजर रखो, गौर करो, तो तुम्हें मेरी बात सही लगेगी और तुम्हें समझ आ जाएगा कि डॉक्टर आपकी सलाह के लिए ही कह रही है। मुझे ये सारी बातें कह रही थी। उस वक्त अकेली ही मैं उस लेडी डॉक्टर के कमरे में थी। फिर वह डॉक्टर मेरी माँ के कमरे से बाहर बैठी थी, इसलिए वह हर बात से अनजान थी। मैं गायब दिमागी से अपने घर तक पहुंची थी। मेरी माँ मुझे कहने लगी, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? तुम्हारे सर पर तो सास ससुर ननद देवर की जिम्मेदारी भी नहीं है और तुम्हारा पति भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन तुमने देखो अपना क्या हालत बना रखी है। 8 दिन में ही सूख कर तुम तो कांटा सी हो गई हो। कैसी हालत तुमने अपनी बना रखी है। चेहरे की रंगत पीली पड़ गई। अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरा पति किस बहसी जानवर से कम ना था। रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ खिलवाड़ करता। मेरी माँ ने मुझे नसीहतें करके अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को ही सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं था और यह ऐसी बात थी कि मैं आकाश से कह भी नहीं सकती थी। मुझे अपना आपा बिल्कुल बेबस सा लग रहा था। मेरा जी कर रहा था कि मैं अपनी माँ के साथ ही उनके घर चली जाऊं, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी मेरे पति की अनुमति के बगैर अपने घर लेकर नहीं जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मैं क्या करूं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं अलमारी खोल कर देखती हूँ कि आखिर आकाश मुझे कौन सी दवा खिलाता है। मैं फौरन उठकर खड़ी हो गई थी, धीरे से चलती हुई अलमारी के पास आई और आकाश की अलमारी खोली दी। सामने ही उसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक एक करके सभी कपड़े उठाकर देखा, लेकिन वह दवा मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मैंने दराज भी देख लिया, उसने में भी जरूरी कागजात थे, कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीचे लाकर खोलना चाहा तो लॉक था। मैं समझ गई कि वह दवाई आकाश ने इसी लॉकर में रखी है। रात को जब आकाश वापस आया तो उसे खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे उड़ चुकी थी। जो बात डॉक्टर मुझे बता चुकी थी उसके बाद तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने खाना नहीं खाया था और रात को सोते वक्त मैंने दूध का गिलास पी लिया। इससे पहले कि आकाश कमरे में आता मैं फौरन बेड पर जाकर लेट गई और अपने आप आंखें बंद कर ली ताकि आकाश को लगे कि मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है वह मुझे सोया देखकर मुझे मेडिसिन ना खिलाए और मुझ पर यूं बेहोशी सवार ना हो। मैं जानना चाहती थी कि आकाश रात को मेरे साथ करता क्या है। कुछ देर बाद ही आकाश कमरे में आया, मुझे बेड पर सोता देखकर मेरे करीब आया और बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा, कहने लगा उठकर बैठो। मैंने अपनी आंखें खोली तो आकाश माथे पर बल चढ़ाए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, आकाश मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ और मेरी कमर में भी दर्द है। मेरी बात सुनकर आकाश कहने लगा, यह बहाने तुम मेरे सामने मत लगाओ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे हर कीमत पर बच्चा चाहिए। चलो उठो और दवा खाओ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, आखिर आपने दवाई अपनी अलमारी में छुपा कर क्यों रखी है? मेरी बाकी दवाइयों के साथ रख दे, मैं खुद खा लिया करूँगी ताकि तुम्हें भी दिक्कत ना हो। मेरी बात सुनकर उसने बड़ी हैरत से मुझे देखा था, कहने लगा, तुम यह कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी दवा को अलमारी के लॉकर में रखा है? मैं उसकी बात सुनकर घबराई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जल्दबाजी में शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। मैंने कहा, ऐसा ही मैंने सोचा, आज दवा मैं खुद खा ही लेती हूँ। मैंने आपकी अलमारी खोलकर देखी तो कहीं भी वह दवाई मुझे नहीं थी। मुझे लगा शायद आपने दवाई लॉकर में रखी है। मैंने एक बहाना गढ़ दिया था और वह मेरी बात में आ गया था। मेरी बात सुनकर उसने बड़ी हैरत से मुझे देखा, कहने लगा, तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं दवाइयाँ रोजाना तुम्हें खिलाता रहूँगा और जब तक बच्चा नहीं हो जाता मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। मैंने कहा, आकाश मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप क्यों मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते? और बच्चा पैदा करने के लिए एक पूरा ट्रीटमेंट होता है और वह कोई लोडी डॉक्टर ही मुझे बता सकती है। यूँ खुद से दवा खाना ठीक नहीं होता। मैंने सोचा था शायद मेरी इस बात पर आकाश मुझे वह दवाई नहीं खिलाएगा, लेकिन वह कहने लगा, मैं जानता हूँ कि वह दवाई औरत को प्रेग्नेंट कर देती है। तुम्हें किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। तुम बस मेरी बात मानो, वह तुम्हारे लिए काफ़ी है। मैंने कहा, आज मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी। मेरा यही कहना था कि आकाश का पारा हाई हुआ था। उसने मुझसे ज़बरदस्ती वह दवाई खिलाई थी और दवाई खाने के बाद मेरी फिर से वही हालत होने लगी और सुबह मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रही थी कि अगर
दवाई नहीं देगा, लेकिन यह रहे तो मैं बहुत जल्दी ही मर जाऊंगी। और इसलिए मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। रात के समय मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और ऐसी जगह पर रखा कि जहाँ मेरा बेड आसानी से नजर आ सके। रात को आकाश ने फिर से मुझे दवाई खिलाई और मेरी वही हालत होने लगी। सुबह जब मैं उठी तो आकाश के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और उस पर लगी वीडियो मैं देखने लगी। वीडियो और उसे देखकर मेरे होशो हवास उड़कर रह गए थे। मैंने पूरा वीडियो भी नहीं देखी थी और मोबाइल को बेड पर फेंक दिया और मैंने अपने चकराते सर को पकड़ने लगी। जो कुछ मेरे पति मेरे साथ रात में करता था वह कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि आकाश वापस आता, मैंने अपने माँ बाप को घर बुला लिया और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। यह सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी थी। मेरे पापा अपना सर पकड़कर बैठ गए थे, वो भी रोने लगे थे। आकाश एक अधूरा मर्द था। वह इस काबिल नहीं था कि बच्चा पैदा कर सकता, बल्कि वह तो इस काबिल भी नहीं था कि पत्नी के पास भी आ सकता और मेरे पति पत्नी का रिश्ता बना सकता, क्योंकि वह नामर्द था और वह अपना रोब मुझ पर जमाने के लिए यह साबित करने लगा था कि एक पूरा मर्द है। रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था, जो मेरे साथ बेदर्दी से सलूक करते थे। मेरे माँ बाप ने आकाश पर केस कर दिया और मुझे तलाक और आकाश पर इन्विटेशन की गई। तो मुझे मालूम हुआ कि पहले भी उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी ने इसी बात पर तलाक ली थी कि वह नामर्द है। शायद अपनी इस कमी को छुपाने के लिए, वह अपनी पत्नी पर यह साबित करने के लिए कि वह औलाद पैदा कर सकता है, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। मेरी जिंदगी को नरक बनाकर रख दिया था। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई तो उसने भी मुझे यही बताया था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है और करने वाले भी एक से ज़्यादा लोग हैं। ये बात झूठ नहीं थी। आकाश मुझे प्रेग्नेंट करने के बहाने नींद की दवाई देता था ताकि मेरे साथ वह घटिया खेल खेल सके और अपनी अन्ना को सुकून पहुंचा सके। अपनी पहली बीबी पर यह जताने के लिए कि वह पूरा मर्द है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। पूरा 1 साल लग गया था मुझे संभलने के लिए, क्योंकि जो दर्द और तकलीफ आकाश ने मुझे 2 महीने में दी कि वो कम ना थी। फिर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखा और इस बार भरी पूरी फैमिली ही थी। लड़का शादीशुदा था और उसके पहले से एक बच्ची भी थी। बच्चे की पैदाइश पर ही उसकी पत्नी जल बसी थी, लेकिन ना मुझे इस बात पर एतराज था और ना ही मेरे माँ बाप को। और आज मैं अपनी भरी पूरी ससुराल में हंसी खुशी रह रही हूँ। मेरा पति मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता है और मैंने भी उसकी बच्ची को सच्चे मन से अपना लिया है और उससे सगी माँ की तरह मैं प्यार देती हूँ। भगवान ने मुझे जितनी तकलीफें दी थी उसकी भरपाई एक अच्छे पति के रूप में देकर कर दी है। मैं अपने भगवान को जितना धन्यवाद करती उतना ही कम है कि उसने मुझे इतना प्यार करने वाला हम सफ़र दिया है। लड़की के माँ बाप यह सोचकर अकेले लड़के को अपना दामाद के रूप में चुनना ज़्यादा पसंद करते हैं कि अकेला है, हमारी बेटी पर सास ननद परिवार का बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ससुराल भरा पूरा हो, सास ससुर हो, तभी लड़की अपने ससुराल में ज़्यादा अच्छे से सुखी तरीके से रहती है, क्योंकि पीछे से अगर पति कोई गलती करता है तो उसे डांटने के लिए सास ससुर मौजूद है, उसे सही राह दिखाने के लिए, उसे समझाने के लिए उसके माँ बाप का सर उसके हाथ पे होता है।